बताई गई माइनर की कोई प्रॉपर्टी है या फिर डिसीजंस लेता है प्लस उसको ग्रो करने में भी मदद करता है। कोई भी 2 या 3 साल का बच्चा है तो वो सारी चीजें अपने आप नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, चलना नहीं सीख सकता। तो इन सब चीजों को देखने करने के लिए हर एक प्रोस्पेक्टिव से उसको एक गार्जियन की जरूरत होती है। द टर्म गार्जियन इज डिफाइंड इन द गार्जियन एंड वर्ड एक्ट एज अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड हिज प्रॉपर्टी। ठीक, तो अगर हम जनरल सेंस में देखें तो गार्जियन एंड वर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो गार्जियन की डेफिनेशन दी गई है उसमें बताया गया है कि वो सारे बच्चे जिनको की केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है उनके लिए कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उस माइनर की प्रॉपर्टी के लिए या फिर उसको जो है उस माइनर को हेल्प करने के लिए या दोनों ही काम को करने के लिए उसके लिए गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है। जब हम इस्लामिक लॉ के प्रोस्पेक्टिव से गार्जियनशिप की बात करते हैं तो गार्जियनशिप का इस्लामिक लॉ में मतलब होता है बेसिकली 3 चीजों के ऊपर ये डिपेंड है, लेकिन जो मेजर फोकस है इस्लामिक लॉ का उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है हिजानत। ठीक, गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड हिजानत। दे आर समटाइम टेकन टू अ मीन्स इन द सेम थिंग, बट अंडर मुस्लिम लॉ these two aspect of guardianship are different and are governed by the different laws। ठीक, तो यहां पर क्या है, इस्लामिक लॉ के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक ऐसा बच्चा जो कि माइनर है उसको अपनी सारी चीजों को करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो उस बच्चे के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति ही क्या हो सकता है, अच्छा जो है गार्जियन हो सकता है। जब हम बात करते हैं इस्लामिक लॉ के गार्जियनशिप की तो फादर को जो है हमेशा नेचुरल गार्जियन माना जाता है, और अगर फादर ने किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चे के जो है विल के थ्रू किसी को जो है अपॉइंट कर दिया है एज अ गार्जियन तो उसको गार्जियन माना जाएगा। लेकिन मदर को इस्लामिक लॉ में कभी भी नेचुरल गार्डियन नहीं माना जाता, और मदर सिर्फ एक ही कंडीशन में जो है बच्चे की केयर टेकर हो सकती है, बच्चे की कस्टडी मदर को दी जा सकती है, लेकिन मदर इस्लामिक लॉ में नेचुरल गार्जियन कभी नहीं हो सकती। तो फादर और हिज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब क्या है, वो सारे लोग जो कि टेस्टामेंट्री विल के थ्रू या फिर विल के थ्रू फादर ने जो है अपॉइंट किए हैं किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, उसके जो है डिसीजंस के लिए या पर्सन के माइनर पर्सन के लिए, ठीक है, विल के थ्रू उनको एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दिया गया है। और इन द एब्सेंस द पैटर्नल ग्रैंडफादर बीइंग अ नेचुरल गार्डियन इज इन द चार्ज ऑफ माइनर्स पर्सन। ठीक, अगर फादर है तो फादर जो है क्या होगा, नेचुरल गार्डियन माना जाएगा इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। अगर फादर नहीं है तो इस केस में जो भी उसने विल के थ्रू किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया है किसी भी अपने माइनर बच्चे के लिए, तो वो जो है उसका क्या माना जाएगा, वो उसका जो है गार्डियन माना जाएगा। अगर फादर नहीं है और वो अपने विल के थ्रू किसी को गार्डियन अपॉइंट करके नहीं गया है तो इस केस में भी जो है जो उसके ग्रैंडफादर होंगे या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे वो नेचुरल गार्डियन होंगे, ना कि उसकी मदर। क्लियर? On the opposite hand, custody of a child simply means a physical possession, custody of a child upon a certain age। ठीक, तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा इस्लामिक लॉ में कि गार्जियनशिप का एब्सोल्यूट राइट किसके पास जा रहा है, फादर के पास, उसके ग्रैंडफादर के पास, ग्रेट ग्रैंडफादर के पास, या फिर उन सारे लोगों के पास जिसको फादर ने, ग्रैंडफादर ने या ग्रेट ग्रैंडफादर ने विल बनाकर उस बच्चे का गार्जियन अपॉइंट कर दिया है। लेकिन इस्लामिक लॉ में मदर को जो है कभी भी जो है नेचुरल गार्जियन बच्चे का नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है, इस वजह से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। मदर को सिर्फ और सिर्फ कस्टडी दी जा सकती है बच्चों की, और किस केस में वो कस्टडी दी जाएगी उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो द मदर इज नॉट अ नेचुरल गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ, शी हैज अ राइट टू कस्टडी ऑफ द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड अटेन अ स्पेसिफिक एज। तो मदर को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लॉ में क्या माना गया है, सिर्फ और सिर्फ जो है कस्टोडियल जो है पेरेंट माना गया है, उसको जो है बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है एक स्पेसिफिक एज तक। जब हम सुन्नीस की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उस बच्चे की कस्टडी, उस बॉय की कस्टडी जो है मदर को दे दी जाएगी। अगर वो जो है सुन्नी फीमेल माइनर है तो जब तक वो एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन नहीं कर लेती गर्ल तब तक वो जो है मदर के साथ उसकी कस्टडी में रह सकती है। सिया लॉज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 साल तक के जो भी बॉयज होते हैं उनको जो है मदर की कस्टडी में रखा जाता है, और फीमेल की अगर बात की जाए तो सिया फीमेल जो भी 7 साल तक की लड़कियां होंगी उनको मदर की कस्टडी में रखा जा सकता है। जब काइंड ऑफ गार्जियनशिप की बात होती है तो इस्लामिक लॉ में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही 3 तरह की गार्जियनशिप देखने को मिलती है। पहली होती है गार्जियनशिप इज इन मैरिज जिसको हम जबर बोलते हैं, दूसरी होती है गार्जियनशिप ऑफ बॉडी ऑफ माइनर जिसको हम हिजानत बोलते हैं, तीसरी होती है गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी जिसको हम वलीयत ए माल बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 3 तरह की गार्जियनशिप होती है, और जो बॉडी ऑफ माइनर की गार्जियन जिसे हम हिजानत बोलते हैं इसमें मदर को जो है क्या माना गया है, मदर को कस्टोडियल जो है क्या, कस्टोडियल पेरेंट या कस्टोडियल गार्जियन आप बोल सकते हो। लेकिन जब इस्लामिक लॉ के प्रोस्पेक्टिव से गार्जियनशिप की बात आती है तो एब्सोल्यूट राइट जो है फादर के पास है कि वो जो है नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। अब एक एक करके इन तीनों ही जो है क्या, तीनों ही टाइप्स ऑफ गार्जियनशिप को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर टेस्टामेंट्री गार्जियंस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि बार बार एक वर्ड आपके सामने आएगा कि टेस्टामेंट्री गार्जियन फादर के थ्रू अपॉइंट कर दिए गए हैं, वो भी जो है क्या माने जाएंगे, गार्जियन बच्चे के माने जाएंगे। तो टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होता है, टेस्टामेंट्री गार्जियन वो गार्जियन होते हैं जो कि नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर चाइल्ड के
ने अपॉइंट कर दिया है किसी भी व्यक्ति को विल के थ्रू, तो वो सारे लोग जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन कहलाएंगे। इसका मतलब एक माइनर बच्चे का जो नेचुरल गार्जियन है मुस्लिम लॉ में वो कौन है? फादर। फादर नहीं है तो उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर नहीं है तो ग्रेट ग्रैंडफादर। उनकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, वो भी मैं अभी आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊंगा। तो इस केस में जो भी उसके नेचुरल गार्जियन अवेलेबल है, उन्होंने विल के थ्रू किसी भी थर्ड पर्सन को उस बच्चे का नेचुरल गार्जियन अपॉइंट कर दिया है, वो सारे लोग क्या कहलाते हैं? टेस्टामेंट्री गार्जियन कहलाते हैं। क्लियर? तो ए टेस्टामेंट्री गार्जियन कैन बी डिफाइंड एज अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय अ will can be made by the father only, and in absence of father and his executor the paternal grandfather can do so। ठीक, तो यहां पर क्या बताया गया कि विल टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होंगे? जो विल के थ्रू फादर ने अपॉइंट किए हैं। अगर फादर नहीं है तो इस केस में उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है? फादर एग्जीक्यूटर, जो कि एग्जीक्यूटर है फादर के द्वारा विल के थ्रू अपॉइंट किया गया है, वो बताएगा कि कौन अगला होगा। या फिर अगर वो भी नहीं है तो ग्रेट ग्रैंडफादर, जो मतलब ग्रैंडफादर होंगे, पेरेंटल ग्रैंडफादर होंगे, वो जो है क्या कर सकते हैं? वो जो है यहां पर गार्जियन को, टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर? बोथ स्कूल्स ऑफ सिया एंड सुन्नी अप्रूव्ड दिस। ठीक, दोनों ही जो है सिया और सुन्नी जो है इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। बट इन दी बोथ स्कूल अ मदर हैज नो राइट टू अपॉइंट अ टेस्टामेंट्री गार्जियन। ठीक, तो यहां पर क्या बताया गया है? दोनों ही स्कूल्स में ये जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन के कॉन्सेप्ट को जो है अप्रूवल मिला है, लेकिन मदर के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो जो है क्या कर सके? किसी भी अपने माइनर बच्चे के लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट कर सके, क्योंकि इस्लामिक लॉ का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मदर तो नेचुरल गार्जियन है ही नहीं, तो वो बच्चे के लिए किसी टेस्टामेंट्री गार्जियन को कैसे अपॉइंट कर सकती है। क्लियर हुई इतनी बात? इन सिया स्कूल अ नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ टेस्टामेंट्री गार्जियन। जब हम सियाज की बात करते हैं तो सुन्नीज में ऐसा हो सकता है कि जो उसका नेचुरल गार्जियन है किसी भी नॉन मुस्लिम को जो है क्या कर दे? बच्चे का विल के थ्रू टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दे, और वो गार्जियन जो है क्या माना जाएगा? वैलिड टेस्टामेंट्री गार्जियन माना जाएगा। लेकिन अगर सियाज में ऐसा कर दिया गया है तो वो व्यक्ति जो कि इस्लामिक धर्म से बिलोंग नहीं करता है, उस व्यक्ति को अगर विल के थ्रू टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दिया गया है तो उसके पास बच्चे की केयर टेकिंग करने की कोई भी जो है पावर नहीं होगी, क्योंकि सिया जो है, सिया लॉज जो है इसको क्या करते हैं? टेस्टामेंट्री गार्जियन जो कि नॉन मुस्लिम है इसको अप्रूवल नहीं देते। मूविंग अहेड, हाउएवर मुस्लिम लॉ डज नॉट लेट डाउन एनी फॉर्मेलिटी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन। यहां पर एक बात बताई गई है कि मुस्लिम लॉ टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट करने के लिए कोई भी एसेंशियल कंडीशंस इंपोज नहीं करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियंस में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ठीक, लिखित में भी किया जा सकता है या फिर बोल के भी फादर बता सकता है कि उसके माइनर बच्चे की जो भी कस्टडी है या फिर जो भी केयर टेकिंग है वो किसके द्वारा की जाएगी। तो एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों ही तरीके से विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशंस इस्लामिक लॉ में नहीं बताई है अगर टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट किया जाना है। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है व्हेन शी इज अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूट्रिक्स बाय अ चाइल्ड्स फादर इन हिज विल। तो जो फादर है, जो नेचुरल गार्डियन है किसी भी मुस्लिम बच्चे का, वो जो है क्या करे? अपनी विल बनाकर जो है उसको एज अ टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दे। तो इस केस में जो है उसको जो है क्या किया जा सकता है? टेस्टामेंट्री गार्जियन माना जा सकता है। दूसरा, इट इज अबाउट हर ओन प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व आफ्टर हर डेथ टू हर चाइल्ड। ठीक, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या किया जाएगा? मुस्लिम वुमेन को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है फादर के द्वारा। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम जो है गार्जियनशिप के काइंड को और एक एक करके इनका डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला, गार्जियनशिप इन मैरिज। तो गार्जियनशिप इन मैरिज की जो बात होती है इसको हम क्या है? जब्र बोलते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं या फिर डिसीजंस हैं माइनर को लेकर, वो सारे डिसीजंस जो है किसके द्वारा लिए जाएंगे? फादर के द्वारा लिए जाएंगे, क्योंकि फादर ही क्या है? नेचुरल गार्जियन है। अगर फादर नहीं है तो अगर फादर ने किसी भी व्यक्ति को एज अ टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर रखा है विल के थ्रू, तो वो जो है माइनर की मैरिज से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट नहीं किए गए हैं नेचुरल गार्जियन फादर के द्वारा और फादर नहीं है, तो जो ग्रैंडफादर होंगे वो जो है मैरिज के सारे डिसीजंस बच्चे के रेस्पेक्ट में लेने वाले हैं। ठीक, तो अंडर द मुस्लिम लॉ द फादर हैज power to give his children of both sexes in marriage without their consent to enter into a marriage, but इट इज बिफोर अ शरीरी स्टेज। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इस्लामिक लॉ में मैरिज के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है कि जितने भी माइनर बच्चे हैं उनकी भी शादी कराई जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी गार्जियन होंगे उनकी कंसेंट रिक्वायर्ड है। और जब तक बच्चा मेजर नहीं हो जाता वो अपनी मर्जी से माइनर होने के टाइम पर मैरिज नहीं कर सकता, वो मैरिज जो है वॉइड मैरिज मानी जाती है। तो इसी वजह से मैरिज के कॉन्सेप्ट में गार्जियनशिप का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है मुस्लिम लॉ के अंदर। क्लियर? द रूल ऑफ मुस्लिम लॉ इज दैट व्हेन अ रिमोट गार्जियन अलाउड मैरिज व्हेन अ नियरर वन इज प्रेजेंट द वैलिडिटी ऑफ अ मैरिज इज डिपेंडेंट अपॉन अ लेटर रेक्टिफिकेशन एंड कंसेंट। अब देखिए यहां पर एक जो सिस्टम है, मैंने अभी आपको बताया था कि सपोज करिए एक सन है, इसकी एज 14 ईयर्स है। ठीक, तो अभी तक ये क्या? अभी तक ये मेजर नहीं हुआ। अगर इसकी शादी माइनॉरिटी में ही कराई जा रही है तो इसकी शादी की कंसेंट कौन देगा? इसके शादी की कंसेंट फादर, जो कि इसके नेचुरल गार्डियन है, उनको देनी है। ठीक, तो इस सन की शादी, जो कि एक 14 साल का बच्चा है, इसकी शादी होनी है, तो इसकी
माइनर की शादी हो रही है तो इसके लिए इस्लामिक लॉ में कंसर्ट किसके द्वारा दी जाएगी? फादर के द्वारा दी जाएगी। अब इसकी शादी की कंसर्ट फादर ने नहीं दी, लेकिन जो इसके ग्रैंडफादर हैं उन्होंने जो है क्या कर दिया, इन्होंने जो है शादी की कंसर्ट दे दी। तो क्या नियरर वन के होते हुए उनसे ऊपर वाले लोग भी कंसर्ट दे सकते हैं या नहीं? तो इस पर जो है इस्लामिक लॉ में दो क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं, जहां पर एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली ये कहता है कि अगर नियरर वन नेचुरल गार्जियन अवेलेबल है तो जो उससे ऊपर वाले हैं उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो बच्चे की मैरिज पर कोई भी जो है डिसीजन ले सके। और अगर ऐसा कर दिया गया है तो जो ओरिजिनल बीच में इंसान अवेलेबल है उसकी कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, तभी वो शादी जो है वैलिड मानी जाएगी। क्लियर? लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि फादर है ही नहीं, फादर की डेथ हो चुकी है, तो उस केस में जो उससे ऊपर के नेचुरल गार्जियन है उनके पास अधिकार होता है कि वो माइनर की शादी के लिए सारे डिसीजंस ले सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? मूविंग अहेड, मैरिज बाय अ रिमोट गार्जियन व्हेन अ नियरर गार्जियन इज प्रेजेंट एंड हैज गिवन हिज कंसेंट इज नॉट ओनली इरेगुलर बट वॉइड। तो यहां पर क्या बता दिया कि अगर इस केस में फादर अवेलेबल है और फादर के रहते हुए ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर ने माइनर बच्चे की शादी की कंसेंट दे दी है, तो वो शादी क्या मानी जाएगी? वो शादी टोटली वॉइड मैरिज मानी जाएगी, क्योंकि जो बीच में पहला नेचुरल गार्जियन है इसकी कंसेंट ली ही नहीं गई और ऊपर वाले फिर कैसे कंसेंट दे सकते हैं? क्लियर हुई ये बात? तो यहां पर इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारा फर्स्ट नेचुरल गार्जियन है इस्लामिक लॉ में, वही उसी को अधिकार होगा कि वो जो है अपने माइनर बच्चे की शादी के लिए क्या कर सकता है? कंसेंट दे सकता है। अगर उससे बिना पूछे या फिर उसके रहते हुए और दूसरे नेचुरल गार्जियंस ने बच्चे की शादी की कंसेंट दे दी है तो वो शादी टोटली वॉइड शादी मानी जाएगी। क्लियर? तो पर्सन एंटाइटल कौन कौन पर्सन है जो माइनर्स की शादी के लिए, ठीक, जबर के लिए कंसेंट दे सकते हैं? तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि नेचुरल गार्जियन इस्लामिक लॉ में कौन होता है? फादर होता है। तो फादर अगर है तो उस फादर जो है अपने बच्चे की क्या करेगा? शादी की कंसेंट दे देगा। दूसरा, फादर्स फादर हाउ हाई सो एवर, मतलब अगर फादर है, फादर के ऊपर फादर्स फादर हैं, फादर्स के ऊपर जो है क्या है? फादर्स फादर्स फादर है, ठीक। और इसका एक सन है या फिर इसकी एक डॉटर है जो कि 18 साल से कम है, लेस देन 18 ईयर्स है, और इनका निकाह कराया जा रहा है पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग। तो ये निकाह की परमिशन गार्जियन से लेनी होगी। सपोज करिए फादर है तो फादर देगा, फर्स्ट वाला अगर अवेलेबल है तो फादर देगा क्योंकि ही इज द नेचुरल गार्जियन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी डेथ हो चुकी है और इसकी भी डेथ हो चुकी है, तो इस केस में इन माइनर बच्चों की शादी की जो है क्या कंसेंट कौन दे सकता है? फादर्स 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 दे सकते हैं। वो क्या मानी जाएगी? वैलिड कंसेंट मानी जाएगी। तीसरा, फुल ब्रदर एंड अदर मेल रिलेशन ऑफ फादर साइड, ठीक, जो उसका खास मतलब सगा भाई होगा वो भी जो है क्या कर सकता है? अगर ये वाली लाइन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब ना तो फादर है ना फादर्स फादर्स है ना तो फादर्स फादर्स फादर है, तो इस केस में जो भी इसका मेजर सगा भाई होगा वो क्या करेगा? वो इसकी शादी की कंसेंट दे सकता है। और अदर मेल रिलेशन ऑन दी फादर साइड के अदर जो मेल रिलेशन होंगे, ठीक, जो इसके F1 के जो भाई होंगे, मतलब ताऊ हो सकते हैं या फिर चाचा हो सकते हैं, वो भी इस माइनर बच्चे की शादी की कंसेंट दे सकते हैं, जब ना तो ये है और ना ही इसका कोई भी भाई है तो। और चौथे नंबर पर आती है मदर के, उसकी मदर जो है इन सब के ना होने के बाद जो है बच्चे की शादी की कंसेंट दे पाएंगी। पांचवा, मैटरनल रिलेशन विद अ प्रोहिबिटेड डिग्री, ये लोग भी दे सकते हैं। और छठवां, जब कोई नहीं है तो काजी और कोर्ट किसी भी माइनर बच्चे की शादी कराने के लिए कंसेंट दे सकता है। तो ये तो हो गई हमारे सुन्नी लॉ के प्रोस्पेक्टिव से बात। अब बात करते हैं सिया लॉ की। अंडर सिया लॉ ओनली द फादर एंड फॉलोइंग हिम द फादर्स फादर हाउ हाई सो एवर, इसका मतलब क्या कह रहा है? सिया लॉ यहां पर समझाना चाह रहा है कि किसी भी सन या डॉटर जो कि माइनर है, अगर इसकी शादी कराई जा रही है तो जो फादर होगा या फिर फादर्स फादर होंगे या फिर फादर्स 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 होंगे या इससे ऊपर की कोई जनरेशन अवेलेबल है, तो इन्हीं के पास अधिकार है कि ये जो है इस बच्चे की एज अ माइनर शादी कराने के लिए क्या कर सकते हैं? कंसेंट दे सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो सिया लॉ ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि सिर्फ जो नेचुरल गार्जियन है, फादर्स 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 या फिर इनसे ऊपर की कोई भी जनरेशन अवेलेबल है, वही माइनर बच्चे की शादी कराने के लिए वैलिड कंसेंट मानी जाएगी। अगर किसी और ने दे दी है इनके रहते हुए, इनके नहीं भी रहते हुए, तो वो शादी जो है वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या टेस्टामेंट्री गार्जियन भी मैरिज माइनर की मैरिज के लिए कंसेंट